Okay, so Nikhil, congratulations for selection in prestigious ISRO, and thanks a lot for giving me your time today this morning. Thank you sir, thank you sir. Okay, so Nikhil, ये बहुत ही प्रेस्टिजियस जॉब है ISRO का, और बहुत से बच्चों का ड्रीम होता है ऐसी ऑर्गेनाइजेशन में जाना और इंडिया का नाम करना, अपने पेरेंट्स का नाम करना। तो कैसा लग रहा है once you got selected? कैसा लगा? How was your first feeling and your parents' feeling? I want to know that. और फर्स्ट रिएक्शन तो ये था कि मेरे फ्रेंड ने मुझे कॉल किया था, मैंने रिजल्ट नहीं देखा, तो उसने कहा कि तेरी रैंक 42 आई है ISRO में। तो मुझे एक्सपेक्टेड था लिस्ट में नाम आ जाए, 128 आ जाए, लास्ट बच्चा मैं बन जाऊं लिस्ट में नाम आना चाहिए। तो मुझे एक्सपेक्टेड नहीं था कि टॉप 50 में आएगा, कि टॉप 50 में आ जाऊंगा डबल डिजिट में। तो सर उस टाइम बहुत लाइट फील हुआ, मैं कहूँगा सर खुशी से ज्यादा मुझे हल्का फील हुआ कि जो प्रेशर खत्म हो गया, रिलीज हुआ। तो मुझे, मैं कहूँगा, और सर थोड़ा दुख इसलिए हुआ क्योंकि सर 2-4 फ्रेंड्स थे साथ में मेरे, वो मेरे से अच्छे लेवल पे थे, मुझे जैसा लगता है टेक्निकली कॉन्सेप्चुअल वाइज, उनका नहीं हुआ तो मुझे थोड़ा दुख भी हुआ। बट बाकी सर ओवरऑल मुझे बहुत लाइट फील हो रहा है अभी और रिलैक्स फील हो रहा है। ट्रूली, बिकॉज जब बहुत टाइम से स्ट्रगल करते हैं और अपॉर्चुनिटीज नहीं आ रही होती हैं तो यस, यू आर अंडर प्रेशर, स्ट्रेस होता है, दैट इज देयर। और आपके पेरेंट्स का कैसा था रिएक्शन, हाउ दे फेल्ट? सर मैंने मम्मी को बताया, बिकॉज सर मैंने लास्ट 6.5 ईयर से मैं प्रिपरेशन फेज में था, तो डाउट होना लग गया था लोगों को भी। तो एक मम्मी थी जो हमेशा सपोर्ट में थी कि कर लेगा कर लेगा कर लेगा। मम्मी जो होती हैं वो इरेशनली पॉजिटिव होती हैं। हाँ, इरेशनली पॉजिटिव होती थी, मम्मी थी कि कर लेगा। तो तुम 15 साल भी लगे रहोगे तो मम्मी बोले हाँ जी, हाँ जी सर। यस। तो मम्मी बैठी हुई थी कुर्सी पे, फिर वो रोने लग गई कि मुझे, मतलब कि मैं सोचती रहती थी रात को कि रिजल्ट आएगा कि नहीं आएगा, तेरा क्लियर होगा कि नहीं होगा, बट फाइनली तूने कर दिया। तो मम्मी भी थोड़ी इमोशनल हो गई थी, रोने लग गई थी। मैंने कहा मम्मी तुम नहीं होती तो मेरा रिजल्ट भी नहीं आता। वरना सर किसी बच्चे को 6 साल तक उसको करने देना वो बहुत बड़ी बात होती है, क्योंकि पेरेंट्स भी टेंशन में होते हैं कि बच्चा कहीं नहीं हो पाया, एज निकल गई तो क्या करेगा। तो उनका पर्सपेक्टिव भी सही होता है कि जल्दी सेटल हो, बट फिर एक बिलीव भी होना चाहिए कि बच्चा अगर टाइम मांग रहा है या लेना चाहता है तो फिर उसे दो आप। अच्छा निखिल, आपने बताया कि 6.5 साल का जर्नी था, तो ये जर्नी कब स्टार्ट हुआ? आप थोड़ा सा, मैं आपसे आपका बैकग्राउंड जानना चाहूंगा कि आप कहाँ से बिलोंग करते हैं इंडिया में, कहाँ से आपने इंजीनियरिंग किया, और ये 6.5 साल आपने स्टार्ट कब की जर्नी आपने? सर मैं सर वैसे मैं बिहार से हूँ, दरभंगा डिस्ट्रिक्ट। ओके। और यहाँ पे हम लोग चंडीगढ़ सेटल थे, तो मैंने सारी जो एजुकेशन की है चंडीगढ़ गवर्नमेंट स्कूल से की है, सेक्टर 35 मॉडल एंड सेक्टर 40 मॉडल स्कूल से की है। उसके बाद सर स्कूलिंग के बाद एज यूजुअल सर इंजीनियरिंग करनी है +1 +2 के बाद। तो सर नेशनल हॉबी हो तो नेशनल हॉबी है सर। तो सर मेरी मैंने फिर प्रिपेयर किया, तो सर फिजिक्स मेरी अच्छी थी, मुझे अच्छा लगता था फिजिक्स पढ़ना। तो एक विनय सिंह सर थे यहाँ पे, फिजिक्स कोचिंग करते थे, उन्होंने बहुत मोटिवेट किया उस टाइम पे। बट सर फिजिक्स से तो क्लियर होता नहीं IIT या सिर्फ क्या कहते हैं AIEEE। तो सर क्वालिफाई मैंने कर लिया, मेरी रैंक थी सर 2,78,000। सर एक मीम बनता नहीं कि जब मैं रैंक देख के आया तो मुझे फोन नंबर जैसा लगा, तो मुझे वही फील हुआ कि मैं फोन नंबर देख के आया हूँ कोई तो सर अब 2,78,000 रैंक थी सर, मेरली एक नंबर से एक्स्ट्रा, 1 नंबर या 2 नंबर ज्यादा थे AIEEE क्वालिफाइंग में बस। तो क्वालिफाई किया था मैंने। तो फिर ऑप्शंस देखे, ड्रॉप करने का प्लान बना, बट मम्मी ने कहा ड्रॉप नहीं करना, क्या कहते हैं क्योंकि सर उस टाइम मेच्योरिटी कम होती है ना बच्चे में, फिर वो स्ट्रेस रहता है बच्चा। तो मम्मी ने कहा कि नहीं ड्रॉप नहीं करने देंगे, तुम प्राइवेट में ले लो एडमिशन। तो फिर यहाँ पे सर चंडीगढ़ ग्रुप ऑफ कॉलेज, अब चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी बन गया सर वो। तो मैंने वहाँ पे एडमिशन ले ली सर मैकेनिकल इंजीनियरिंग में। तो सर अब बट मैं सर कहूँगा कि अगर मैं IIT चला जाता गलती से, अगर मेरे क्लियर होता, मैं जितना मोटिवेटेड उस कॉलेज में जाके हुआ ना सर, मैं यहाँ नहीं हूँ, मतलब कि किसी अच्छी जगह पे जाता नहीं होता। सर वो कॉलेज था सिर्फ 1 साल पुराना, मतलब 1 साल पहले वो कॉलेज बना था जब मैंने एडमिशन लिया था सर। तो वहाँ जब मैं गया तो वहाँ पे जैसे सर अब कॉलेज में इनिशियली प्रोजेक्ट्स वगैरह करने होते हैं, तो मुझे टेक्निकल में इंटरेस्ट था सर बहुत ज्यादा स्टार्टिंग से, मतलब स्कूल टाइम से मुझे डिस्कवरी वगैरह देखता रहता था, नेशनल ज्योग्राफी वगैरह देखता रहता था, तो मुझे इंटरेस्ट था स्टार्टिंग से। तो मैं गया तो वहाँ पे सर मैंने 3 नेशनल प्रोजेक्ट्स किए कॉलेज में। प्राइवेट यूनिवर्सिटी होने के बाद भी सर मैंने फंड निकालने की कोशिश की, मैंने 4-4 लाख रुपए फंड लिए कॉलेज से और स्पॉन्सरशिप वगैरह दिए। तो सर मैंने 3 प्रोजेक्ट्स किए, एक बाहा इंडिया, एक सुपरा इंडिया और एक HPVC इंडिया। तो HPVC इंडिया के टाइम क्या हुआ सर कि जब मैं पार्टिसिपेट करने गया तो वहाँ पे सर
हमारे पास फंडिंग नहीं थी ज़्यादा, हमने 20,000 में प्रोजेक्ट बनाया, वहाँ गए तो वहाँ पे IITs आई हुई हैं, NITs आई हुई हैं, अच्छी अच्छी टीम्स आई हुई हैं, बट सर उस टाइम पैसा नहीं था हम लोगों के पास, तो हमने बहुत इम्प्रोवाइजेशन किया प्रोजेक्ट में, बहुत ज़्यादा इम्प्रोवाइजेशन, और वहाँ जाके उसको डिज़ाइन इवेंट में फर्स्ट प्राइज मिल गया कि इतने कम पैसे में इतना अच्छा डिज़ाइन कैसे किया हम लोगों ने। तो सर वहाँ वो पहला पॉइंट था जहाँ पे ऐसा लगा कि हम जो एक अंदर से एक इनसिक्योरिटी होती है ना कि आपको एक IIT के साथ कॉम्पीट करना है या आपको एक NIT के साथ कॉम्पीट करना है जब आप एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी से होते हो, तो वहां से वो इनसिक्योरिटी धीरे धीरे निकलती गई। फिर सर मैंने एक टीम, सुपरा टीम थी, 20 मेंबर्स की टीम थी, वो लीड की मैंने, वो भी गया तो टॉप 20 फिनिश किया था हम लोगों ने। तो उस फेज में टेक्निकल में इंटरेस्ट बन गया था, तो ये मुझे था कि मैं अगर काम करूंगा तो टेक्निकल में कर लूंगा। तो सर इस पॉइंट पे क्या हुआ, लास्ट ईयर में जब बीटेक में था मैं, तो मुझे उन्होंने प्लेसमेंट में नहीं बैठने दिया, क्योंकि मैंने कहा सर मुझे प्रोजेक्ट करना है, और वो कहता अगर प्रोजेक्ट करोगे तो ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट क्लास में लगा पाओगे, तो फिर ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट क्लास में लगा पाओगे तो हमें प्लेसमेंट बैठने नहीं देंगे। तो सर मैंने प्रोजेक्ट चूज किया, प्लेसमेंट चूज नहीं किया, तो मैंने प्लेसमेंट छोड़ दिया। अच्छा, ग्रेजुएशन में कि मैं प्लेसमेंट नहीं करूंगा, क्योंकि सर मैंने बच्चों से 20-20 हज़ार रुपए ले लिए थे सबसे प्रोजेक्ट के लिए, 20 बच्चे थे, सबसे 20-20 हज़ार ले लिए थे, तो सर मैं बैकआउट भी नहीं कर सकता था। तो मैंने प्रोजेक्ट किया, उसके बाद मैंने फिर सर ग्रेजुएशन जब खत्म हुई तो मैंने डिसाइड किया कि क्या किया जाए आगे। तो फिर इंजीनियरिंग सर्विसेज के बारे में बताया किसी ने कि इंजीनियरिंग सर्विसेज दो, अच्छा है, आप गवर्नमेंट जॉब है और टेक्निकल टाइप जॉब है थोड़ा, तो आपके लिए अच्छा रहेगा अगर आपको इंटरेस्ट है तो सर मैं सोचा देते हैं एक बार ट्राई करते हैं इंजीनियरिंग सर्विसेज। तो साथ में गेट भी दिया था, तो सर फर्स्ट टाइम ज़्यादा पढ़ के नहीं गया था, फिर भी गेट में 42-43 नंबर आ गए, 1-2 महीने पढ़ के गया था। तो मुझे लगा कि ठीक है, इसमें टेक्निकल स्किल्स ठीक है क्वालिफाई करके, तो फिर मैं इंजीनियरिंग सर्विसेज प्रिपेयर करते हैं। सर मैंने उसका 4 अटेम्प्ट दिए इंजीनियरिंग सर्विसेज के, बहुत सीरियस, मतलब 3 तो बहुत सीरियस अटेम्प्ट नहीं निकला सर, एक भी अटेम्प्ट नहीं निकला। तो वो जब सर पहला अटेम्प्ट नहीं निकला, दूसरा अटेम्प्ट नहीं निकला, तो पापा ने कहा कि तुम गैप क्रिएट कर रहे हो तो वो तुम्हें इफेक्ट करेगा। पापा मेरे लॉयर हैं डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, तो कहते कि तुम क्या करो, तुम ग्रेजुएशन लॉ में कर लो, तुम प्रिपेयर करते रहना, तुम्हें कौन सा वहाँ पे 90% लाना है या कुछ परसेंट, गैप ईयर क्रिएट नहीं हुआ। तो सर मैंने उसी टाइम पे प्रिपरेशन के साथ लॉ को LLB भी की सर, और उसके साथ प्रिपेयर किया। तो बाई चांस सर इंजीनियरिंग सर्विसेज के लिए पूरा अटेम्प्ट था पर नहीं निकला सर इंजीनियरिंग सर्विसेज। तो फिर 2019 में सर ISRO का एडवर्टाइजमेंट आया था, तो उस टाइम प्रिपेयर किया बहुत डेडिकेशन के साथ। तो फिर 2020 में एग्जाम हुआ, तो सर इंजीनियरिंग सर्विसेज के 13 दिन बाद था, तो मेरा चौथा अटेम्प्ट था इंजीनियरिंग सर्विसेज का। तो बहुत, जब मैं पेपर दे के आया मैंने मार्क्स कैलकुलेट किए तो 10-15 नंबर से रह रहा था। मुझे याद है सर 10 नंबर से जो क्वालिफाइंग मार्क्स था वो रह गया मेरा इंजीनियरिंग सर्विसेज का। तो फिर सर वो, बट मेरे एक फ्रेंड ने मुझे सजेस्ट किया साथ में कि यार देख 13 दिन बचे हैं इसरो को, मोटिवेटेड रह, पढ़ ले, क्यों छोड़ रहा है उसको। तो सर उस पॉइंट ऑफ टाइम पे मैं अभी भी कहता हूँ कि अगर वो फ्रेंड नहीं होता तो सर शायद यहाँ नहीं होते हम। बट उस फिर 13 दिन सर मोटिवेटेड होकर तैयारी की और पेपर निकल गया सर, और फिर सर इंटरव्यू स्टेज पे गए, तैयारी की और फिर फाइनली सर। ग्रेट। तो निखिल ये है आपकी जर्नी। तो आपको पता है आपके साथ ऐसे बहुत से IIT NIT के ग्रेजुएट भी होंगे जिन्होंने इसरो लिखा है, एंड आई नो दैट। उनका नहीं हुआ लेकिन आपका हो गया। सर मैं जिनसे प्रिपेयर करता था, 8 बच्चे थे हम लोग, ग्रुप था एक, ऑनलाइन ही हमने बनाया था ग्रुप आपके यूरोपीडिया चैनल से। तो वो सब कोई IIT कानपुर से एमटेक कर रहा है, कोई IIT भिलाई से करके आया, तो सर सब अच्छे बच्चे हैं। बट सर मैं ये कहूंगा कि इस बात से हमें डिमोटिवेट नहीं होना चाहिए कि आप किसी अच्छे कॉलेज से नहीं आ रहे, क्योंकि ये सर ये इनसिक्योरिटी मैंने बहुत इंडियन, मुझ में भी थी सर, ये बहुत इंडियंस में है कि हम और हमारे पास ऐसे एग्जांपल्स हैं, मतलब जैसे अब आपका एग्जांपल है, ऐसे बहुत से एग्जांपल्स हैं जिससे इवन IAS एग्जाम का जब रिजल्ट निकलता है ना निखिल, तो उसमें ऐसे बहुत से बच्चे होते हैं जो BA किया होता है, नॉर्मल कॉलेज से BA बैचलर ऑफ आर्ट्स किया है, और IIT के ग्रेजुएट सेलेक्ट नहीं हो रहे हैं, और तो ऐसा बिल्कुल सही है, मतलब लाइफ आपको अपॉर्चुनिटी देती है। यस सर, सो मेंटली आप अपने आप को डिमोटिवेट या इनसिक्योर ना करें, मैं तो यही कहूंगा सर, वो सबसे बड़ा पॉइंट है। सही है, अपने ऊपर कोई लिमिटेशन ना लगाएं। यस सर, यस सर, यस। और जो इंटरेस्ट है वो काम करें, रैट रेस नहीं। दूसरा जो मेरे को अच्छी लगा कि आपने प्लेसमेंट छोड़ दिया। यस सर। और प्लेसमेंट बहुत ही मतलब प्रेस्टिजियस चीज होती है कॉलेज के अंदर। यस सर, यस सर। और आई नो आपके कॉलेज में प्लेसमेंट सेल है पूरा, और पूरा अच्छे तरीके से ट्रेनिंग चलाते हैं वो लोग, और बड़े स्ट्रिक्टली चलाते हैं वहाँ पे। तो लेकिन स्टिल यू मैंने सेड नहीं, मेरे को तो इसी में जाना है। दैट वाज अ बिग डिसीजन फॉर यू। क्योंकि सर एक होता है ना कि आपने 20 बच्चों का कॉन्फिडेंस लिया, बहुत मुश्किल होता है किसी 20 बच्चों का कॉन्फिडेंस में लो, फिर उसे 20-20 हज़ार रुपए लो कि तुम इनिशियल फंडिंग करो, और फिर उसका तुम उसको बैकआउट कर दो, नहीं यार अब जाओ तुम लोग, नहीं होगा क्योंकि मैंने प्लेसमेंट में बैठना है। तो सर वहां मुझे वो एथिकली सही नहीं लगा, इसलिए मैंने क्या कहते हैं
किया सर प्रोजेक्ट। अच्छा निखिल, ये जो इतने आपकी जर्नी थी, इसमें बहुत से चैलेंजिंग फेजेस भी आए होंगे, आपको लगा भी होगा छोड़ देते हैं यार, क्विट करते हैं, अब क्या करना है, तो ऐसे फेजेस आए थे तो कैसे मैनेज किया क्विट करना? सर को ऑनेस्टली बताऊं तो लास्ट ईयर मैं कहता हूँ सर, मैं 4 महीने आई थिंक डिप्रेस्ड फेज नहीं कहते सर, डिप्रेशन फेज जो होता है उसमें था। तो मैंने सर लास्ट ईयर डिसाइड किया कि यार अब ना थोड़ा, क्योंकि मैं सर दिल्ली था गिटोरनी में, तो एक तो वो एनवायरनमेंट सर, आप बहुत टाइम तक रहे घर से दूर तो थोड़ा डिप्रेसिंग वैसे ही हो जाता है। और फिर जब कोविड सिचुएशन आया, कोई एग्जाम्स नहीं आ रहे, प्रिपरेशन नहीं हो पा रही, वो मेंटली थोड़ा स्ट्रेस लेवल है, तो सर मैंने उस फेज में डिसाइड किया कि यार थोड़ा ना नया एनवायरनमेंट में जाते हैं, एमटेक करते हैं, और क्या कहते हैं कुछ नए दोस्त बनेंगे, नया एनवायरनमेंट में जाएंगे, तो जो वो डिमोटिवेटेड फेज चल रहा है ना उससे निकलेंगे। तो सर और फ्रेंडशिप वगैरह हमेशा हेल्प करती है इन सब चीज़ों में, कि आप अगर बहुत ज़्यादा डिमोटिवेटेड हैं या स्ट्रेस्ड हैं तो आप फ्रेंड सर्कल बनाएं अच्छे हैं। और लोग कहते हैं सर कट ऑफ करके करनी चाहिए तैयारी, दुनियादारी छोड़ दो। सर वो उन बच्चों के लिए सही है जो बहुत अच्छे हैं, और क्या कहते हैं, मतलब सर जो एक एवरेज बच्चा है ना उसको एक अरे इमोशनल हर एक की अपनी सपोर्ट। अपनी कोपिंग स्ट्रेटेजी है, यस सर, हर यस एक सर। की अपनी स्ट्रेटेजी है। तो मैं कॉमर्स में बहुत सारे फ्रेंड हैं, एक सर सागर था मेरा फ्रेंड, जिसने क्या कहते हैं इंजीनियरिंग सर्विसेज 2019 निकाला था, तो वो उसके 62 रैंक था इंजीनियरिंग सर्विसेज में। तो उसकी भी जर्नी बहुत टफ रही, और वो भी एक एवरेज कॉलेज डिप्लोमा करके आया था, उसने बीटेक की एवरेज कॉलेज से, और उसने भी निकाला था। तो उसने भी मुझे बहुत मोटिवेट किया कि यार हमारे सामने जो एक बंदा तैयारी कर रहा है हमारे कमरे में बैठ के, उसने निकाल दिया इंजीनियरिंग सर्विसेज, सेम बैकग्राउंड, ना कोई बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी है। तो फिर से वहां से मोटिवेशन भी मिली थी बहुत ज्यादा। ग्रेट, दैट इज हाउ इट वाज, मतलब एक दूसरे को देख के मोटिवेशन मिलता रहता है मोटिवेशन एंड मिलती है। यस सर, करते रहना चाहिए। सो निखिल, अभी जैसे अभी आपका इसरो में सिलेक्शन हुआ है एंड यू आर गोइंग टू ज्वाइन इसरो। यस अब देखो, बहुत से ऐसे स्टूडेंट्स होंगे जिनका ये ड्रीम होता है लेकिन उनको मिला नहीं होता, प्रोसेस में होते हैं, यस यस और उनका फेज भी बहुत अच्छे फेज नहीं होता उनका, मतलब वो सोचते हैं क्या होगा क्या नहीं होगा, उनके लिए कोई मैसेज देना चाहेंगे आप? सर मैं जो सर मैंने फील किया, मैं सिर्फ वही बात बोलूंगा कि सर हमें लगता है ना कि जो सोसाइटी है सर हमारी, वो सिर्फ रिजल्ट से जज करती है बच्चे को। हाँ बिल्कुल आजकल के पॉइंट पे सर, कि बिल्कुल अगर आपका बिल्कुल। रिजल्ट है तो आप अच्छे हो, रिजल्ट नहीं है तो आपने टाइम पास किया है, आप दिल्ली जाके टाइम पास कर रहे थे, घूम रहे थे, फिर रहे थे। तो सर मेरे मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से सर, सोसाइटी तो जो आपको रिजल्ट से जज करेगी, बट अपने आप को आप रिजल्ट से जज मत करो। अपने आप को, अपने स्ट्रगल्स या अपने जो आप क्या कहते हैं छोटे छोटे गोल्स आप सेट कर रहे हो, उसको अचीव कर रहे हो, उससे अपने आप को जज करो कि मैं लगा हुआ हूँ इंटरनली। आपको सोसाइटी को देख के अपने आप को जज नहीं करना है। तो मुझे ये फील होता है कि बच्चे को अपने आप में खुद को डिमोटिवेट नहीं करना कि हाँ यार मैं तो, मुझे लोग फेलियर कह रहे हैं, मैं फेल हो रहा हूँ। क्योंकि सर मैं रियली बताऊँ, मैंने 4 इंजीनियरिंग सर्विसेज, 3 बार बार्क के अटेम्प्ट, 3 इसरो अटेम्प्ट, 2 बार जेई, तो मैं अगर लिस्ट बनाऊँ ना, अगर एग्जाम्स फेल होने की, एक नंबर से AI ट्रिपल क्वालिफाई हुआ था। हाँ, एक नंबर से। सारे थे आप। तो सर वही पॉइंट है कि 24-25 पेपर ऐसे हैं जिसका पेपर क्लियर नहीं हुआ, बट फिर एक टाइम मतलब कि लगा कॉन्सेप्ट, क्योंकि सर देखिए हमारा बैकग्राउंड वीक था, ये मैं मानता ही हूँ कि हमारे कॉन्सेप्चुअल वीक होंगे, क्योंकि सर कोई बच्चा आईआईटी में बैठा है उसके कॉन्सेप्चुअल ऑब्वियस सी बात अच्छे होंगे, ये नो डाउट इसमें कि उसकी, क्योंकि सर उसने +2 में ही इतनी अच्छी फिजिक्स कर ली है, +2 में इतना अच्छा मैकेनिक्स कर लिया है, तो उसके कॉन्सेप्चुअली बने पड़े हैं। आपको स्ट्रगल करना पड़ेगा बनाने के लिए, आपको किताबें पढ़नी पड़ेंगी, आपको बेसिक से चीजें समझनी पड़ेगी, नोट्स बनाना पड़ेगा, सब कुछ करना पड़ेगा, तभी होगा सर। पर अच्छी बात ये है, अच्छी बात ये है कि लाइफ आपको अपॉर्चुनिटीज देती है, देती है सर। यस सर, यस। आज आप वहीं पहुंच गए हैं जहां एक अच्छे कॉलेज से ग्रेजुएट पहुंच सकता है या नहीं भी पहुंच पा रहा है। यस सर, तो आपने वो टाइम यूटिलाइज किया ग्रेजुएशन के बाद वाला, और ग्रेजुएशन में आपने मेहनत किया। यस आई थिंक लाइफ अपॉर्चुनिटीज देती है, हमें लगे रहना चाहिए। यस सर। दूसरा मैं तो ये भी बताऊंगा निखिल, थ्रू यू आई वांट टू टेल ऑल द स्टूडेंट्स आपके साथ जिन्होंने तैयारी किया होगा, जिनका रैंक नहीं आया, एंड आई नो दैट जिनका बड़ा अच्छा लेवल भी था बच्चों का। यस सर, यस सर। तो मैं ये बताता हूँ कि एक ना फैक्टर होता है, एक्स फैक्टर, जो किसी के कंट्रोल में नहीं होता। यस सर। कोई नहीं जानता उस फैक्टर को क्या है, वो भगवान ने, मेरे को लगता है, गेम को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए अपने पास रखा हुआ है फैक्टर। यस सर। तो ऐसे बहुत से बच्चे हैं जो डिजर्व करते हैं लेकिन नहीं हुआ है। और मैसेज टू देम इज के लगे रहना है, पॉजिटिव होके लगे रहना है। टाइम सबका आता है, हर एक का टाइम आता है, लेकिन आता उसी का जो लगा रहता है। और सर पॉइंट ये ना कि बच्चे सिर्फ सोच रहे हैं कि एकेडमिकली हम अच्छा कर लेते हैं, एकेडमिकली अच्छा कर लेते हैं, तो सर एकेडमिकली ठीक है, मतलब आपको अगर सर मैं कहूँ मुझे प्रेजेंटेशन स्किल्स वगैरह या इंटरव्यू में कॉन्फिडेंस वगैरह, वो सर प्रिपरेशन फेज में नहीं सीखा मैंने, वो जो ग्रेजुएशन प्रोजेक्ट्स किए ना उस टाइम मैंने वो चीजें सीखी, और मुझे लगता है वो मुझे वहां एडवांटेज दे गई।
इंटरव्यू पे स्टेज पे जाके, कि स्पीकिंग आपकी प्रेजेंटेशन वगैरह देने की जो प्रैक्टिस थी वो मुझे वहाँ एडवांटेज देगी, क्योंकि सर इंटेलिजेंट बच्चे तो मैं मानता हूँ सर, मेरे से जो वहाँ 70% बच्चे होंगे मेरे से इंटेलिजेंट फेज में ही होंगे, इंटेलिजेंट ही होंगे मेरे से एकेडमिकली और क्या कहते हैं परफॉर्मेंस वाइज भी सर। तो अगर आप प्रोजेक्ट कर रहे हो कॉलेज में तो उसको इंटरेस्ट लेके करो, लग के करो तो उसका बहुत इंपॉर्टेंस है, वो जेन्युइनली करना चाहिए, बिकॉज हर इंटरव्यू में प्रोजेक्ट के बारे में पूछते हैं। क्योंकि सर बच्चे खरीद लेते होते प्रोजेक्ट्स फाइनल ईयर में, जस्टिफाई नहीं कर पाएंगे ना, फिर आगे जस्टिफाई नहीं कर पाते सर। यस, फिर आगे जो क्वेश्चन पूछेगा वो 2 मिनट में पता लग जाएगा उसको आपने फ्रॉड किया है, तो वो चीज सही नहीं है। यू आर राइट, वो नहीं होना चाहिए। चलो निखिल, आपकी जर्नी बहुत इंटरेस्टिंग लगी एंड आई एम वेरी श्योर इसमें बहुत से मैसेजेस हैं जो बच्चा सुनेगा उसको बहुत सीखने को मिलेगा। एक बार मैं आपको थैंक यू कहना चाहूंगा सर, मैंने आपकी यूट्यूब वाली वीडियो जो आपने FM में डाली, मैंने सर 10-10 बार सुनी है, जो 6-6 घंटे की वीडियोस हैं आपकी सर, वो बहुत हेल्पफुल रही है सर, बहुत हेल्पफुल रही वो बेसिक्स उससे जो है रिवीजन हो जाता है थोड़ा, दैट इज यस सर। चलो आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट निखिल फॉर योर करियर, रिसर्च करियर। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच सर, एंड थैंक्स अ लॉट वंस अगेन फॉर गिविंग योर टाइम। थैंक यू सर।